हेलो गाइज, इस वीडियो में इम्पोर्टेंट जनरल साइंस के फिजिक्स में एनर्जी और मास के प्रश्न हम लोग करने वाले हैं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, जो कि आपकी आगामी परीक्षा के लिए। पहला प्रश्न है आपके सामने, यदि वायु को नगण्य माने तो मुक्त रूप से गिरते हुए पिंड की स्थितिज ऊर्जा और गतिज ऊर्जा का योग क्या होगा? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा हमेशा ही क्या होगा? स्थिर होगा। ऑप्शन नंबर डी। चलिए नेक्स्ट देखिएगा। जब आप एक रबड़ बैंड खींचते हैं तो हस्तांतरित जो ऊर्जा है वो डैश के रूप में संग्रहित होती है। तो जब आप एक रबड़ बैंड को खींचते हैं तो जो ऊर्जा संग्रहित होती है वो स्थितिज ऊर्जा के रूप में संग्रहित होती है। ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट हो जाएगा। और ये जो क्वेश्चंस हैं ये सारे क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में पूछे गए हैं। आप यहाँ देख सकते हैं ग्रुप डी में ये प्रश्न पूछा गया है। चलिए नेक्स्ट देखेंगे। डैश के कणों की गतिज ऊर्जा अधिकतम होती है। गैस के कणों की गतिज ऊर्जा जो होती है वो अधिकतम होती है, क्योंकि गैस के कण ठोस व द्रव के कणों की अपेक्षा अधिक गतिशील होते हैं। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, गैस। चलिए नेक्स्ट देखेंगे। एक घर में एक माह में 900 × 10⁶ जूल ऊर्जा की खपत हुई। इकाई में यह ऊर्जा कितनी है? तो एक यूनिट बराबर क्या होता है? 1 यूनिट बराबर 3.6 × 10⁶ जूल। एक यूनिट बराबर क्या होता है? 1 किलोवाट आवर। एक यूनिट बराबर कितना? 1 किलोवाट आवर। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा? 3.6 × 10⁶ जूल। एक माह में कितना खपत हो रहा है? 900 × 10⁶ बटा 3.6 × 10⁶। ये कट गया, कितना आपका आ गया? 900/3.6। दशमलव यहाँ से हटाएंगे तो कितना आ जाएगा? 9000 बटा 36 काट देंगे, 250 आपका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी। ग्रुप डी में ये प्रश्न पूछा गया है 2018 में। चलिए नेक्स्ट देखेंगे। एक संपीड़ित स्प्रिंग को छोड़ा जाता है तो यह अपनी स्थितिज ऊर्जा को किस में बदल देता है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा गतिज ऊर्जा। ऑप्शन नंबर डी। चलिए नेक्स्ट देखिएगा। एक वस्तु की स्थितिज ऊर्जा में इसकी डैश के साथ वृद्धि होती है। तो वस्तु की स्थितिज ऊर्जा में इसकी ऊंचाई के साथ क्या होती है? वृद्धि होती है। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर है। चलिए नेक्स्ट देखेंगे। निम्नलिखित में से कौन सी ऊर्जा सदैव धनात्मक होती है? गतिज ऊर्जा जो है वो सदैव धनात्मक होती है। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट देखिएगा। काइनेटिक एनर्जी बराबर क्या होता है? 1/2 mv²। तो गतिशील वस्तु की गतिज ऊर्जा जो है वह द्रव्यमान और वेग पर निर्भर करती है। ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर है। चलिए नेक्स्ट देखेंगे। इनमें से किसे न तो बनाया जा सकता है और न ही नष्ट किया जा सकता है? तो ऊर्जा संरक्षण के नियम के अनुसार ऊर्जा को न तो उत्पन्न किया जा सकता है और न ही नष्ट किया जा सकता है। इस चीज़ को ध्यान रखेंगे। तो ऑप्शन नंबर ए आपका राइट हो जाएगा। इसे केवल एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तित किया जा सकता है। चलिए नेक्स्ट देखेंगे। बीस kg भार की एक वस्तु को 2 मीटर की ऊंचाई तक उठाया जाता है। उस वस्तु पर गुरुत्वाकर्षण बल द्वारा किया गया कार्य कितना होगा? तो किया गया कार्य W बराबर mgh यहाँ पे लगा देंगे। वैल्यू इसमें रखेंगे। द्रव्यमान कितना है? 20। गुरुत्वीय त्वरण g का मान कितना दिया हुआ है? 10। और ऊंचाई कितनी है? 2 मीटर। मल्टीप्लाई कर देंगे, कितना आएगा? 400 जूल आपका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए। चलिए नेक्स्ट देखेंगे।
यांत्रिक ऊर्जा किसके बराबर होती है? यांत्रिक ऊर्जा किसके बराबर होती है? गतिज ऊर्जा प्लस स्थितिज ऊर्जा। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर है। चलिए नेक्स्ट देखेंगे। टरबाइन द्वारा बहते पानी और हवा का प्रयोग डैश परिवर्तन के लिए किया जाता है। तो टरबाइन द्वारा बहते पानी और हवा का जो प्रयोग है गतिज ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तन के लिए किया जाता है। और टरबाइन जो है न्यूटन के तीसरे नियम यानी कि क्रिया प्रतिक्रिया के नियम पर कार्य करता है, इसे ध्यान रखेंगे। तो ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर है। ये भी प्रश्न आपके एग्ज़ाम में पूछा गया है। तो सारे प्रश्न आपके एग्ज़ाम में पूछे गए हैं जो भी आप इसमें देख रहे हैं, तो काफ़ी इम्पोर्टेंट है आपकी एग्ज़ाम के लिए। यांत्रिक ऊर्जा माइनस गतिज ऊर्जा बराबर दिया हुआ है कि क्या होता है। तो यांत्रिक ऊर्जा बराबर क्या होता है? गतिज ऊर्जा प्लस स्थितिज ऊर्जा। तो यांत्रिक ऊर्जा माइनस गतिज ऊर्जा बराबर क्या हो जाएगा? स्थितिज ऊर्जा। तो ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। और ये देखिए ये प्रश्न काफ़ी इम्पोर्टेंट है, सेकेंड और थर्ड शिफ्ट में ये पूछा गया है 2018 में। चलिए नेक्स्ट देखेंगे। 20 किलोग्राम की द्रव्यमान की वस्तु है, 5 मीटर प्रति सेकंड की गति के साथ चलती है और गतिज ऊर्जा आपसे पूछा गया है। तो यहाँ पे गतिज ऊर्जा का फार्मूला लगाएंगे। गतिज ऊर्जा बराबर 1/2 mv²। तो 1/2 द्रव्यमान कितना दिया हुआ है? 20 किलोग्राम। वेग कितना है वस्तु का? तो 5 मीटर प्रति सेकंड। तो v², तो 5 × 5, यहाँ पे 2 से डिवाइड कर देंगे 10। और कितना आ जाएगा? 250 जूल। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर है। चलिए नेक्स्ट देखिएगा। यहाँ पूछा गया है गतिज ऊर्जा के बारे में कौन सा कथन गलत है? तो एक वस्तु गति के आधार पर इसके द्वारा प्राप्त ऊर्जा को गतिज ऊर्जा के रूप में जाना जाता है, ये सही है। इसकी गणना अभी आपने देखा है कि गतिज ऊर्जा पूछी गई है, तो हम लोग इस फार्मूले से इसकी गणना किए हैं। ऑप्शन नंबर सी भी आपका राइट है। गतिमान वस्तुओं में गतिज ऊर्जा होती है, ये तो सबको पता है। ऑप्शन नंबर डी। पूछा गया है कौन सा गलत है? तो ऑप्शन नंबर ए, स्थिर अवस्था के दौरान वस्तु में निहित ऊर्जा को गतिज ऊर्जा कहा जाता है, ये क्या है? गलत है। तो ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। पूछा है कौन सा गलत है। चलिए, और ये भी प्रश्न आपकी एग्ज़ाम में पूछा गया है। नेक्स्ट देखेंगे। पृथ्वी की ओर मुक्त रूप से गिरने वाले पिंड की कुल ऊर्जा में क्या परिवर्तन होगा? तो पृथ्वी की ओर मुक्त रूप से गिरने वाले पिंड की जो कुल ऊर्जा होगी उसमें कोई परिवर्तन नहीं होता है, इस चीज़ को ध्यान रखेंगे। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर है। चलिए नेक्स्ट देखिएगा। 70 kg के भार को उठाने के लिए 9800 जूल की ऊर्जा का प्रयोग किया गया है। भार को डैश की ऊंचाई तक उठाया गया है, तो आपसे ऊंचाई पूछा है। तो अभी आपने mgh वाला जो फार्मूला लगाया है वही यहाँ पर लगाएंगे। तो आपको ऊर्जा कितना दे रखा है, कितने जूल की ऊर्जा का प्रयोग किया गया? 9800 बराबर द्रव्यमान कितना है? 70। गुरुत्वीय त्वरण जी का मान कितना होता है? 10। और आपसे ऊंचाई पूछा गया है,
तो h बराबर क्या हो जाएगा 9800 बटा 700 डिवाइड कर देंगे, कितना आ जाएगा 14 सत्ते 98, 14 मीटर आपका राइट आंसर है, ऑप्शन नंबर ए। चलिए नेक्स्ट देखिएगा। किसी निश्चित ऊंचाई पर गतिमान किसी वस्तु के वेग को 4 गुना बढ़ा दिया जाए तो उस वस्तु की स्थितिज ऊर्जा में क्या परिवर्तन होगा। तो उसकी गतिज ऊर्जा में परिवर्तन होगा, न कि स्थितिज ऊर्जा में। तो स्थितिज ऊर्जा जो रहेगी वो क्या रहेगी, नियत रहेगी। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। और ये भी प्रश्न आपके एग्ज़ाम में पूछा गया है, तो इस चीज़ को देखते चलेंगे। नेक्स्ट देखिएगा। किसी वस्तु पर लगने वाले सामर्थ्य को कहते हैं, तो किसी वस्तु पर लगने वाले सामर्थ्य को ऊर्जा कहते हैं। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर है। चलिए नेक्स्ट देखेंगे। निम्न में से किस राशि का मान स्थान बदलने पर भी परिवर्तित नहीं होता। तो राइट आंसर हो जाएगा द्रव्यमान। चलिए नेक्स्ट देखिएगा। निम्नलिखित में से कौन सा उदाहरण न्यूटन की गति के पहले नियम को दर्शाता है। 4 ऑप्शन दिए गए हैं, आपको राइट आंसर बताना है। तो ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट हो जाएगा। जब एक बस अचानक शुरू होती है तब यात्रियों को पीछे की ओर झटका लगता है। यह क्या है, यह न्यूटन की गति का पहला नियम है, इस चीज़ को ध्यान रखेंगे। और ये भी प्रश्न आपके एग्ज़ाम में पूछा गया है। चलिए, जब हम यदि पेड़ की शाखा को तेज़ी से हिलाएं तो कुछ पत्तियां क्या होती हैं, पेड़ से अलग हो जाती हैं। और यह किसके कारण होता है, तो यह जड़त्व के कारण होता है। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर है। चलिए आगे देखेंगे। बल समीकरण में F बराबर क्या होता है, तो F बराबर क्या होता है m × a। यदि किसी वस्तु का द्रव्यमान m है और बल F लगाने पर त्वरण a के अंतर्गत गतिशील हो जाती है, तो F बराबर क्या होगा m × a के समतुल्य होगा। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर है। चलिए नेक्स्ट देखेंगे। द्रव्यमान बटा आयतन बराबर क्या होता है, तो भौतिक में किसी पदार्थ के इकाई आयतन में निहित द्रव्यमान को उस पदार्थ का घनत्व कहते हैं। और इसकी जो इकाई है, यूनिट है, वो क्या होती है, किलोग्राम प्रति घन मीटर। घनत्व बराबर क्या होता है, द्रव्यमान बटा आयतन। तो ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा, घनत्व। चलिए नेक्स्ट देखेंगे। निम्नलिखित में से कौन त्वरण के मान को गुरुत्व के कारण प्रभावित नहीं करता है। तो किसी पिंड का जो द्रव्यमान है, इसके त्वरण के मान को गुरुत्व के कारण प्रभावित नहीं करता है। यही कारण है कि जब अलग अलग द्रव्यमान की वस्तुओं को मुक्त रूप से नीचे छोड़ा जाता है तो उन पर क्या होता है, समान त्वरण कार्य करता है। तो त्वरण के मान को गुरुत्व के कारण प्रभावित नहीं करता है, तो क्या है वो, द्रव्यमान है। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर है। ये भी प्रश्न आपकी एग्ज़ाम में पूछा गया है। चलिए नेक्स्ट देखिएगा। किसी ऑब्जेक्ट का डैश नियत है और स्थान बदलने पर नहीं बदलता है, तो वस्तु को किसी भी स्थान पर ले जाने पे उसका जो द्रव्यमान है वो अपरिवर्तित रहता है। तो ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट देखेंगे। गति का तीसरा नियम डैश और वेग के बीच संबंध प्रदान करता है। तो गति का तीसरा जो नियम है
वह स्थिति और वेग के बीच संबंध प्रदान करता है, इस चीज़ को ध्यान रखेंगे। न्यूटन के गति के तृतीय नियम के अनुसार प्रत्येक क्रिया के बराबर परंतु विपरीत दिशा में प्रतिक्रिया होती है, इस चीज़ को ध्यान रखिएगा। ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। गति का दूसरा नियम डैश से संबंधित है, तो गति का जो दूसरा नियम है संवेग से संबंधित है और गति के दूसरे नियम के अनुसार किसी वस्तु के संवेग में आया बदलाव उस वस्तु पर आरोपित बल के समानुपाती होता है तथा समान दिशा में घटित होता है, इस चीज़ को ध्यान रखेंगे। तो गति का जो दूसरा नियम है वह संवेग से संबंधित है, ऑप्शन नंबर डी। चलिए नेक्स्ट देखेंगे। निम्नलिखित में से कौन सा कथन न्यूटन के गति के तीसरे नियम के लिए सही है? तो आपको राइट आंसर बताना है। बल एक ही निकाय पर लागू होता है, ये क्या है? गलत है। बल एक ही निकाय पर विपरीत दिशा में लागू होता है, ये भी क्या है? गलत है। बल दूरी पर निर्भर करता है, ये भी गलत है। बल अलग अलग निकाय पर विपरीत दिशा में लागू होता है, ये क्या है? राइट आंसर है। तो ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर है। तृतीय नियम को क्या कहते हैं? क्रिया प्रतिक्रिया का नियम कहते हैं, इस चीज़ को ध्यान रखिएगा। गति का प्रसिद्ध नियम डैश ने दिया था, तो गति का प्रसिद्ध नियम न्यूटन ने दिया था और इनके 3 नियम इन्होंने प्रतिपादित किए। पहला कौन सा है? जड़त्व का नियम। जड़त्व का नियम। दूसरा कौन सा है? बल, द्रव्यमान और त्वरण संबंधी नियम। बल, द्रव्यमान एवं त्वरण संबंधी नियम। और तीसरा कौन सा है? क्रिया प्रतिक्रिया नियम, इस चीज़ को ध्यान रखिएगा। चलिए तो आपका राइट आंसर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर बी, न्यूटन। तो दोस्तों ये थे मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रश्न जो कि आपकी